आचार्य मोसिडोर का निवास एक विशाल 3 मंजिला भवन था, जिसकी हर मंजिल पर 7-8 कक्ष बने हुए थे। चारों ओर का वातावरण अत्यंत शांत और गंभीर था, मानो ये स्थान स्वयं जादूगरों और दीक्षितों को ज्ञान साधना में लीन होने के लिए आमंत्रित करता हो। जिस पार्श्व कक्ष में आचार्य मोसिडोर ने विक्रम को ठहराया था, वह विशेष रूप से रहस्यमय था। भीतर प्रवेश करते ही विक्रम ने अनुभव किया कि वहां उसका मानसिक एकाग्रता कहीं अधिक तीव्रता से संगठित हो रही थी। उसे आभास हुआ कि इस कक्ष में कोई छिपा हुआ जादुई विन्यास स्थापित था, जो ध्यान और साधना को सहारा देता था। जादूगर का प्रशिक्षण और जादू के वास्तविक अर्थ की खोज अन्य लोगों को भले ही नीरस लगे, परंतु विक्रम के लिए यह एक रोमांचक यात्रा थी। शक्ति देने वाला ज्ञान प्राप्त करने में डूबा हुआ वह एक पल के लिए भी उबा नहीं। रसायन विद्या की मूल अवधारणाएं और अग्नि तत्व का प्रारंभिक ज्ञान वह पहले भी पढ़ चुका था, किंतु आचार्य मोसिडोर द्वारा दिए गए हाथ से लिखे चरणपत्रों में ऐसे अनेक गूढ़ बिंदु थे जिन पर उसका ध्यान पहले कभी नहीं गया था। उन पंक्तियों में वर्षों का अनुभव और साधना समाई हुई थी। एक ही दिन में दोनों जादुई ग्रंथों को पढ़ लेना असंभव था। जब संध्या होते होते उसके पेट से भूख की आवाज आने लगी, तब तक वह रसायन विद्या की मूल अवधारणाएं के केवल 5 पन्ने ही सरसरी तौर पर पढ़ पाया था और उनमें से भी मात्र 2 पन्नों को ही पूरी तरह समझ सका था। इन 2 पुस्तकों में इतना ज्ञान भरा हुआ था कि वे उसे 1-2 महीने तक व्यस्त रख सकती थीं। विक्रम को स्पष्ट महसूस हो रहा था कि आचार्य मोसिडोर ने ये ग्रंथ उसे स्वास्थ्य लाभ की अवधि में अध्ययन करने के उद्देश्य से ही दिए थे। उसने अभी तक प्रारंभिक ध्यान साधना विधि को छूने तक का प्रयास नहीं किया था। वह हर चीज को क्रम से करना चाहता था और उसे ये भी आभास था कि आचार्य मोसिडोर स्वयं इन 2 ग्रंथों को उस साधना विधि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण मानते थे। आखिरकार ध्यान साधना विधि तो उनके संप्रदाय में चली आ रही एक परंपरा थी जो उनके पूर्वजों से प्राप्त हुई थी, जबकि ये दोनों जादुई ग्रंथ पूरी तरह आचार्य मोसिडोर की स्वयं की रचना थे, उनके ज्ञान, अनुभव और बुद्धि का सजीव लेखा जोखा। मगध लोक में मंत्र साधक ज्ञान के हस्तांतरण को अत्यंत महत्व देते थे। यद्यपि आचार्य मोसिडोर घोरग के एक काले जादूगर थे, फिर भी वे मूलतः एक मंत्र साधक ही थे। जैसे जैसे दिन ढलता गया, कक्ष में लगी जादुई क्वार्ट्ज घड़ी की नियमित टिक टिक और बढ़ती भूख ने विक्रम को बता दिया कि संध्या आ चुकी है। वह ये सोच ही रहा था कि क्या अब अपने गुरु से विदा लेनी चाहिए, तभी कक्ष का द्वार धीरे से खुल गया। द्वार पर एक विचित्र धात्विक आकृति खड़ी थी, जो मानवीय रूप से मिलती जुलती थी। उसके मस्तक से हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। उसने यांत्रिक स्वर में कहा, आचार्य मोसिडोर आपको दूसरी मंजिल पर भोजन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, कृपया मेरे साथ चलें। उस निर्जीव धातु पुतले को देखकर विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ गई। एक पूर्ण काले जादूगर के रूप में आचार्य मोसिडोर की शक्ति और उनके अनोखे विचार उसे अत्यंत आकर्षित करते थे। उसे विश्वास था कि इस शिष्यत्व के दौरान वह ऐसे कई उन्नत जादुई रहस्यों और घटनाओं से रूबरू होगा। धातु पुतले का अनुसरण करते हुए वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा। वहां आचार्य मोसिडोर भोजन मेज के शीर्ष स्थान पर पहले से ही बैठे थे। उनके दोनों ओर 2 अन्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। उनकी बाईं ओर पीले वस्त्रों में एक पुरुष बैठा था। काले जादू अकादमी के दीक्षितों द्वारा पहने जाने वाले काले चोगों के बीच उसका सुनहरे आभा वाला पीला वस्त्र अत्यंत अलग और दुर्लभ प्रतीत हो रहा था। दाईं ओर एक स्त्री बैठी थी, जो देखने में विक्रम से कुछ छोटी लगती थी, पर आयु में उससे बड़ी थी। उसका शरीर काले चोगे में ढका हुआ था, किंतु उसके चेहरे की उजली त्वचा ने विक्रम पर गहरी छाप छोड़ी। हो, आ गया, आचार्य मोसिडोर ने कहा। उनके चेहरे पर आज एक दुर्लभ मुस्कान थी। विक्रम की ओर देखते हुए उन्होंने सिर हिलाया और फिर अपने अन्य 2 शिष्यों से उसका परिचय कराया। यह मेरा नवीनतम शिष्य है। इसे तुम अपना 5वां कनिष्ठ मान सकते हो। यदि इसे किसी जादुई या तात्विक अवधारणा में कठिनाई हो तो तुम दोनों समय पर मार्गदर्शन दोगे। जैसा आदेश, गुरुदेव, दोनों ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। पीले वस्त्रों वाला पुरुष आचार्य मोसिडोर का प्रथम और सबसे वरिष्ठ शिष्य था। उसका नाम रणवीर था। यद्यपि उसका स्वभाव शांत और सादा प्रतीत होता था, फिर भी उसके भीतर से एक गहरी सत्ता और अधिकार की अनुभूति झलकती थी। बड़ी आभा, जो सामान्य वरिष्ठ दीक्षितों से कहीं ऊपर थी। विक्रम निश्चित नहीं था कि रणवीर किसी पूर्ण काले जादूगर के समकक्ष था या नहीं, पर उसे यह आभास अवश्य था कि उसकी शक्ति किसी अकादमी निरीक्षक से कम नहीं होगी। स्त्री का नाम भावना था। वह आचार्य मोसिडोर की तीसरी शिष्या थी और एक वरिष्ठ दीक्षिता थी। वह स्वभाव से सरल और मिलनसार थी और विक्रम से बातचीत करने में विशेष रुचि दिखा रही थी। इसके विपरीत रणवीर ने केवल एक हल्का सा सिर हिलाकर उसकी उपस्थिति स्वीकार की। उनकी शक्ति और ज्ञान को देखकर स्पष्ट था कि वे विक्रम जैसे कनिष्ठ दीक्षित को मार्गदर्शन देने में पूरी तरह सक्षम थे।
आचार्य मोसिडोर के असंख्य जादुई अनुसंधान, प्रयोग और अन्य काले जादूगरों से मिलने वाले रसायन विद्या संबंधी अनुरोधों को देखते हुए उनके पास व्यक्तिगत मार्गदर्शन का समय न होना स्वाभाविक था। ऐसे में विक्रम को अपनी प्रगति के लिए स्वयं पर ही निर्भर रहना था। जब तक वह उन दोनों जादुई ग्रंथों को पूरी तरह आत्मसात नहीं कर लेता और मध्यवर्ती दीक्षित नहीं बन जाता, तब तक उसे अपने गुरु से प्रत्यक्ष शिक्षण बहुत कम ही मिलने वाला था। भोजन मेज पर चारों के लिए असंख्य स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए थे, जिनसे मोहक सुगंध उठ रही थी। साथ ही कुछ विचित्र से दिखने वाले मिष्ठान भी रखे थे। विक्रम को समझ नहीं आ रहा था कि यह भव्यता उसके प्रथम भोज के कारण थी या आचार्य मोसिडोर का दैनिक जीवन ही ऐसा था। मेज पर रखे व्यंजनों में से एक वही ब्लैक स्केल्ड ड्रैकोनिक फिश थी, जिसे वह 2 दिन पहले लीना के साथ खाने की योजना बना रहा था। शेष सभी व्यंजन भी इसी प्रकार के थे, सभी जादुई जीवों या जादुई पशुओं से तैयार किए गए। भोजन के दौरान भावना ने उसे बताया कि जो धात्विक आकृति उसने पहले देखी थी, वह आचार्य मोसिडोर द्वारा निर्मित एक रासायनिक कठपुतली थी। अभी वह अधूरी अवस्था में थी और कठपुतली से अधिक एक धातु शेल्फ जैसी लगती थी, पर दैनिक जीवन में वह एक सहायक के रूप में उपयोगी थी। कभी कभी वह आचार्य मोसिडोर के प्रयोगों में भी सहायता करती थी, जिससे उसकी उपयोगिता सामान्य दीक्षितों से कहीं अधिक थी। पूरे भोज के दौरान विक्रम अधिकतर भावना से ही बातचीत करता रहा, जबकि रणवीर आचार्य मोसिडोर के साथ धीमे स्वर में गूढ़ विषयों पर चर्चा कर रहा था। अपनी शक्ति और ज्ञान के कारण रणवीर ही ऐसा शिष्य प्रतीत होता था जो उन्नत जादुई अनुसंधान पर अपने गुरु से संवाद कर सकता था। विक्रम के कानों में अग्नि तत्व विखंडन जनित जैसा कोई शब्द पड़ा, पर अनुभव की कमी के कारण वह विषय उसके लिए अभी पूरी तरह रहस्यमय ही रहा। भावना से हल्की फुल्की बातचीत करते हुए भी विक्रम बार बार सामने रखे व्यंजनों की ओर देख लेता था। यह उसके लिए एक अनोखा पाक अनुभव था। इतने सारे जादुई जीवों का स्वाद उसने पहली बार चखा था। भावना ने मुस्कुराते हुए उसे बताया कि मेज के मध्य रखा व्यंजन फ्रॉस्ट लायन रैबिट के पिछले पैरों से बनाया गया था, एक ऐसा जादुई पशु जो जायंट सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल से भी अधिक शक्तिशाली माना जाता था। जैसे ही विक्रम ने उस मांस का एक टुकड़ा चखा, उसकी जीभ पर तीव्र शीतलता की लहर दौड़ गई और वह अनायास ही चौंक उठा। भव्य भोज के बाद विक्रम न केवल तृप्त महसूस कर रहा था, बल्कि उसने अपने भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन भी अनुभव किया। उसकी एकाग्रता और मना में हल्की सी वृद्धि हुई थी। उसके हाथों में एक मंद झुनझुनी दौड़ रही थी और शरीर पर लगे घावों के आसपास भी हल्का कंपन सा महसूस हो रहा था। ये सब जादुई जीवों और जादुई पशुओं से बने भोजन के अप्रत्याशित लाभ थे। लगता है गुरुदेव मोसिडोर तुम्हें काफी महत्व देते हैं। मुझे याद भी नहीं कि आखिरी बार हमने इतना भव्य भोजन कब किया था। जब हम प्रयोगों में व्यस्त रहते हैं तो कई बार हमारा खाना बस पोषण द्रवों से ही चल जाता है, भावना ने मुस्कुराते हुए कहा। भोज के बीच में ही आचार्य मोसिडोर और रणवीर, जिन्होंने भोजन को लगभग छुआ तक नहीं था, जल्दी जल्दी पहली मंजिल की प्रयोगशाला में लौट गए। लगता था कि उनकी आपसी चर्चा से उन्हें कोई नया बोध प्राप्त हुआ था। इस प्रकार शेष सारा भोजन विक्रम और भावना के हिस्से में आ गया। भावना से बातचीत करते हुए विक्रम ने अपने भीतर एक अभूतपूर्व अपनापन और ऊष्मा महसूस की, जो काले जादू अकादमी के सामान्य ठंडे और प्रतिस्पर्धी वातावरण से बिल्कुल विपरीत थी। मैं स्वयं को गुरुदेव मोसिडोर का अत्यंत ऋणी मानता हूँ, और आपके जैसी सुंदर व विचारशील वरिष्ठा का साथ पाकर मैं स्वयं को भाग्यशाली समझता हूँ, विक्रम ने सम्मानपूर्वक कहा। ये शब्द केवल औपचारिक प्रशंसा नहीं थे। उसे सचमुच यह अनुभूति हो रही थी कि अपने गुरु और वरिष्ठों के साथ बिताए गए इस छोटे से समय में जो वातावरण था, वह अकादमी के अन्य दीक्षितों और काले जादूगरों के बीच रहने से बिल्कुल भिन्न था। क्या यही अपनापन कहलाता है? उन निर्दयी काले जादूगरों की तुलना में, जो दीक्षितों को मात्र प्रयोग की वस्तु समझते थे, आचार्य मोसिडोर के संप्रदाय का वातावरण कहीं अधिक मानवीय और संतुलित था। विक्रम की सूझबूझ और सौभाग्य ने उसे सही निर्णय लेने में सहायता की थी। आखिरकार सार्वजनिक कक्षाओं के दौरान 3 पूर्ण काले जादूगरों ने उसकी प्रतिभा को स्वीकार किया था। फिर भी उसने न तो सबसे शक्तिशाली दिखने वाली आचार्य एंजेलिया को चुना, न ही आचार्य कोलिंस को, जिनके पास शिष्यों की भरमार थी। इसके स्थान पर विक्रम ने उस आचार्य मोसिडोर का विश्वास जीतने का निश्चय किया, जो सदैव शांत रहते थे और कभी अपने कौशल का प्रदर्शन नहीं करते थे। भावना की बातों से विक्रम को यह भी ज्ञात हुआ कि आचार्य मोसिडोर द्वारा दिया गया ये भव्य भोज केवल उनकी एकाग्रता और ऊर्जा को शीघ्र पुनर्स्थापित करने के लिए नहीं था, बल्कि उसके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। एक कनिष्ठ दीक्षित के रूप में पहली बार ऐसा भोजन करने के कारण विक्रम को अपने दोनों वरिष्ठों की तुलना में कहीं अधिक लाभ मिला था। उसकी एकाग्रता और मना तक कुछ अंकों से बढ़ गए थे।
विक्रम की प्रशंसा सुनकर भावना के चेहरे पर एक मोहक मुस्कान खिल उठी। आखिर हर स्त्री को प्रशंसा प्रिय होती है, और काले जादू अकादमी जैसे वातावरण में, जहां दीक्षितों के संबंध अक्सर प्रतिस्पर्धी या शत्रुतापूर्ण होते थे, ऐसे शब्द किसी दुर्लभ रत्न से कम नहीं थे। वास्तव में भावना ने बहुत समय बाद किसी से ऐसी बात सुनी थी। विक्रम यह नहीं जानता था कि काले जादू अकादमी में भावना को काली विधवा के नाम से जाना जाता था। यद्यपि भावना और लीलावती दोनों ही वरिष्ठ दीक्षिकाएं थीं, अकादमी में लीलावती अधिक लोकप्रिय थी। फिर भी लोकप्रियता का अर्थ सदा श्रेष्ठ शक्ति नहीं होता। तुम मध्यवर्ती दीक्षित बनने के काफी निकट हो। ये चोटें तुम्हें कुछ महीनों पीछे कर सकती हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं कि यह बुरा ही हो, भावना ने कहा। क्या तुमने वह ध्यान साधना विधि आजमाई है जो गुरुदेव मोसिडोर ने दी है? उसने पूछा। नहीं, मैंने पूरा दिन उनके दिए हुए दोनों जादुई ग्रंथों का अध्ययन किया, विक्रम ने ईमानदारी से उत्तर दिया। भावना की आंखों में संतोष की झलक आई। अच्छा किया, ध्यान साधना विधि को बदलने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। शरीर को उसके अनुरूप ढलने में समय लगता है। मेरा सुझाव है कि मध्यवर्ती दीक्षित बनने के बाद ही इसे अपनाना। इसके अलावा 2 महीनों में वार्षिक मूल्यांकन होने वाला है। यदि तुम अभी मध्यवर्ती दीक्षित बन गए तो संभव है कि तुम्हारी रैंक काफी नीचे आए। कनिष्ठ दीक्षित बने रहकर ऊंची रैंक प्राप्त करना अधिक लाभकारी हो सकता है। वार्षिक अकादमी पुरस्कार काफी प्रभावशाली होते हैं, तुम्हें और उनके लिए प्रयास करना चाहिए, भावना ने सलाह दी। विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया। उसे उसकी सलाह अत्यंत मूल्यवान लगी। वह समझ गया था कि जब तक उसका शरीर पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाता और वह गुरुदेव के प्रयोगों में सहायता करने योग्य नहीं बन जाता, तब तक आचार्य मोसिडोर के संप्रदाय में भावना ही उसकी मुख्य मार्गदर्शक होंगी। भावना ये देखकर मुस्कुरा उठी कि विक्रम अपनी आयु से कहीं अधिक परिपक्व था। आचार्य मोसिडोर के निवास से निकलकर विक्रम अपने छात्रावास की ओर बढ़ा। रात काफी हो चुकी थी। काला जादू अकादमी असामान्य रूप से शांत थी और आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। पहले के दिनों में विक्रम इस समय बाहर निकलने से बचता था, पर अब उसे कोई भय नहीं था। अल्रिक को अकेले मार गिराना, ब्लैक स्ट्रीट में हलचल मचाना और लीना के साथ मिलकर जैक और उसके समूह को परास्त करना, इन सब ने उसे अन्य दीक्षितों के बीच एक विशेष पहचान दिला दी थी। जैसे जैसे वह अपने कक्ष की ओर बढ़ा, उसने कुछ दीक्षितों को उसकी ओर इशारा करते और फुसफुसाते देखा। इस कठोर वातावरण में प्रतिष्ठा का भी अपना महत्व होता था। ये कमजोरों द्वारा किए जाने वाले उत्पीड़न को रोकती थी और अनावश्यक झंझटों से बचने में सहायक होती थी। अपने परिचित कक्ष में लौटकर उसने देखा कि लीना अभी तक वापस नहीं आई थी। उसे स्मरण हुआ कि आज ही लीना ने आचार्य फरीना के अधीन शिष्यत्व आरंभ किया था। कालकोठरी में उनके व्यवहार को देखकर स्पष्ट था कि आचार्य फरीना के साथ निभाना आसान नहीं होगा। अपने सौभाग्य पर विचार करते हुए विक्रम को आचार्य मोसिडोर जैसे गुरु के मिलने पर गहरा आभार महसूस हुआ, जो बाहर से कठोर पर भीतर से स्नेहपूर्ण थे। काले जादू अकादमी में ऐसे गुरु वास्तव में दुर्लभ थे, जहां स्वार्थ और आत्मलाभ सामान्य बात थी, जैसा कि आचार्य फरीना में स्पष्ट झलकता था। फिर भी उसे यह जानकर संतोष हुआ कि आचार्य फरीना ने लीना को बचाने के लिए एक बहुमूल्य ऊर्जा स्फटिक त्याग दिया था। इससे ये स्पष्ट होता था कि वह लीना को शिष्या बनाने के प्रति वास्तव में गंभीर थीं। आने वाले दिनों में विक्रम ने अपनी दिनचर्या बना ली, आचार्य मोसिडोर की प्रयोगशाला और अपने छात्रावास के बीच आना जाना। आचार्य मोसिडोर जैसे संसाधनों के बावजूद उनके लिए प्रतिदिन जादुई पशुओं से बना भोजन परोसना संभव नहीं था। कभी कभार होने वाले भव्य भोजों के अतिरिक्त विक्रम प्रायः साधारण भोजन ही करता था। उसे उन पोषण द्रवों का भी सहारा लेना पड़ा जिनका उल्लेख भावना ने किया था। पोषण द्रव तकनीकी रूप से रसायन विद्या से जुड़े होते थे, पर उन्हें सबसे मूलभूत मिश्रण माना जाता था। उन्हें तैयार करने के लिए किसी विशेष रसायनज्ञ कौशल की आवश्यकता नहीं होती थी। उचित अनुपात में सामग्री मिलाकर कोई भी साधारण दीक्षित उन्हें बना सकता था। विक्रम ने जो 2 पोषण द्रव पिए थे, वे दोनों भावना द्वारा ही बनाए गए थे। चाहे भावना की रसायन कला कमजोर थी या वह जानबूझकर उसे छेड़ रही थी, उन द्रवों का स्वाद विक्रम के मन पर गहरी छाप छोड़ गया। कुछ समय तक तो वह उन्हें याद करके भी सिहर उठता था। इसी कारण उसने आचार्य मोसिडोर के निवास में स्वयं भोजन बनाना शुरू कर दिया। अपनी पाक कला दिखाने के बाद भावना को प्रतिदिन विक्रम द्वारा बनाए गए भोजन की प्रतीक्षा रहने लगी। रासायनिक कठपुतली द्वारा बनाए गए फीके भोजन की तुलना में विक्रम का खाना उसे कहीं अधिक प्रिय लगता था। इस अवधि में विक्रम ने यह भी देखा कि रणवीर और आचार्य मोसिडोर अक्सर भोजन के समय अनुपस्थित रहते थे। इससे उसके मन में एक जिज्ञासा जागी, क्या किसी निश्चित स्तर तक पहुंचने के बाद जादूगरों को भोजन की आवश्यकता ही नहीं रहती। अध्याय 13 कतार तोड़ना।
अपनी नियमित दिनचर्या के अतिरिक्त विक्रम ने काले जादू अकादमी के सार्वजनिक पुस्तकालय में भी समय निकालना शुरू कर दिया। विक्रम के पास अकादमी के मेरिट अंक बहुत अधिक नहीं थे, बस गिने चुने ही। इसका कारण ये था कि आचार्य मोसिडोर का शिष्य बनने के बाद उसने कोई भी अकादमी कार्य स्वीकार नहीं किया था। उसने अपना पूरा समय अध्ययन और साधना को समर्पित कर दिया था। पिछले कई वर्षों में जो मेरिट अंक उसने कमाए थे वे पहले ही लघु अग्निगोला मंत्र और अन्य जादुई ज्ञान सामग्री प्राप्त करने में खर्च हो चुके थे। उसने लघु अग्निगोला को अपना पहला मंत्र चुनने का ठोस कारण था। ये प्रारंभिक स्तर के सभी मंत्रों में सबसे अधिक शक्तिशाली था और उसके अग्नि तत्व के प्रति प्राकृतिक झुकाव से पूरी तरह मेल खाता था। विक्रम एक बार फिर सार्वजनिक पुस्तकालय में प्रविष्ट हुआ। इस बार उसका उद्देश्य अपनी एकाग्रता और मनस्तर की जांच करना था। आचार्य मोसिडोर के निवास में एक क्रिस्टल बॉल थी जिससे ये परीक्षण सीधे किया जा सकता था, किंतु पिछले कई दिनों से गुरु रणवीर के साथ किसी गहन प्रयोग में व्यस्त थे। विक्रम उन्हें अनावश्यक रूप से बाधित नहीं करना चाहता था। काले जादू अकादमी का सार्वजनिक पुस्तकालय एक विशाल 5 मंजिला भवन था जिसमें असंख्य जादुई ग्रंथ संग्रहित थे। जब विक्रम पहली बार इस पुस्तकालय में आया था तो यहाँ उपलब्ध ज्ञान की विशालता देखकर वह स्तब्ध रह गया था। उसे ये तक लगा था कि क्या वह अपने पूरे जीवन में इन सभी पुस्तकों को पढ़ भी पाएगा या नहीं। अभी अकादमी की सार्वजनिक कक्षाएं आरंभ नहीं हुई थी, फिर भी पुस्तकालय में दीक्षितों की अच्छी खासी भीड़ थी। ब्लैक स्ट्रीट वह स्थान था जहां हिंसा निषिद्ध थी, परंतु पुस्तकालय ऐसा क्षेत्र था जहां जादू का प्रयोग तक वर्जित था। पुस्तकालय में किसी भी प्रकार की लड़ाई आरंभ करने वाले को, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, मृत्युदंड दिया जाता था। यद्यपि काले जादूगर अपने उच्छृंखल स्वभाव और नैतिकता की कमी के लिए कुख्यात थे, फिर भी एक मंत्र साधक होने के नाते वे सभी ज्ञान का सम्मान करते थे। पुस्तकालय के हर कोने में असंख्य जादुई रून अंकित थे। ये न केवल सुरक्षा के लिए थे बल्कि किसी भी खतरे को तुरंत समाप्त करने के लिए बनाए गए थे। पूरा पुस्तकालय इतना शांत था कि सुई गिरने की आवाज़ भी स्पष्ट सुनाई दे। विक्रम पूर्वी गलियारे की ओर बढ़ा जहां उसने 20 से अधिक दीक्षितों को कतार में खड़ा देखा। कतार के अंत में एक पारदर्शी क्रिस्टल बॉल थी जो एक विशेष लकड़ी के ढांचे पर स्थापित थी। उसका आकार लगभग मानव चेहरे जितना था। विक्रम के पहुंचते ही कतार में खड़े दीक्षितों के बीच हलचल सी मच गई। यद्यपि वे मौन रहे, फिर भी पीछे खड़े लगभग 12 दीक्षितों ने एक साथ किनारे हटकर विक्रम के लिए रास्ता बना दिया। काले जादू अकादमी में न्याय जैसी अवधारणा दुर्लभ थी। जो दीक्षित हटे थे वे सभी नवीन दीक्षित थे जिन्होंने 3 वर्ष से भी कम समय यह पहले अकादमी में प्रवेश किया था। भले ही वे आयु में विक्रम से छोटे थे, परंतु उनके अनुभव उन्हें ये सिखा चुके थे कि इस अकादमी में जीवित कैसे रहा जाता है। अज्ञानियों को प्रायः पहले 1-2 वर्षों में ही समाप्त कर दिया जाता था। या तो वे चिड़चिड़े काले जादूगरों द्वारा कुचल दिए जाते थे या फिर शक्तिशाली वरिष्ठों के हाथों खेल खेल में मार दिए जाते थे। अकादमी परिसर में लाशें या कटे हुए अंग मिलना कोई असामान्य बात नहीं थी। रोचक बात यह थी कि अकादमी में एक अलिखित नियम भी था, यदि कोई कृत्य निरीक्षकों की निगाह से बच जाए तो वह नियम उल्लंघन नहीं माना जाता था। ये निर्दय और क्रूर यथार्थ जंगल के नियम को चरम पर ले जाता था, जहां शक्ति ही सर्वोच्च थी। विक्रम आत्मविश्वास से आगे बढ़ा और कतार में प्रवेश करता चला गया। उसे विनम्र बनने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अत्यधिक विनम्रता यहाँ केवल दुर्भावनापूर्ण इरादों का संकेत मानी जाती थी। आखिरकार काले जादू अकादमी में शक्तिशाली दीक्षितों का कमजोरों को दबाना सामान्य बात थी। यह विशेष रूप से कमजोर महिला दीक्षितों के साथ अधिक होता था, जो अपने लिंग के कारण और भी असुरक्षित मानी जाती थीं। मेस्ट्रालोरा नगर में आने वाले कई नवागंतुक वही आयु रखते थे जो विक्रम की थी जब वह 10 वर्ष पूर्व यहाँ आया था, केवल 6 या 7 वर्ष। नितांत निर्बल और असहाय, दुर्भाग्यवश, भ्रष्ट और घृणित स्वभाव वाले लोग ऐसी असहायता का लाभ उठाने में आनंद लेते थे। वे न केवल महिला दीक्षितों बल्कि पुरुष दीक्षितों को भी अपना शिकार बनाते थे। सुनहरे बालों और आकर्षक मुखाकृति वाला विक्रम भी आसानी से निशाना बन सकता था यदि लीना ने समय रहते उसे अपना अधिकार क्षेत्र घोषित न किया होता। डरे सहमे उससे छोटे कद के दीक्षितों के बीच से गुजरते हुए विक्रम कतार के मध्य तक आ पहुंचा। अब उसके आगे 8 लोग थे, 2 मध्यवर्ती दीक्षित और 6 कनिष्ठ दीक्षित। तभी उसके सामने खड़े एक कनिष्ठ दीक्षित ने अचानक पीछे मुड़कर देखा और विक्रम को देखकर बुरी तरह घबरा गया। एक क्षण की दृष्टि डालने के बाद उसने तुरंत सिर झुका लिया और पीछे हटकर विक्रम के पीछे खड़ा हो गया। काले जादू अकादमी में समान स्तर के दीक्षितों के बीच भी शक्ति और प्रतिष्ठा का अंतर स्पष्ट नहीं होता था। विक्रम का कतार तोड़ने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए सामने वाले दीक्षित का यह व्यवहार उसे थोड़ा अचंभित कर गया। उस कनिष्ठ दीक्षित का नाम केशव था।
ये पहली बार नहीं था जब उसने विक्रम को देखा था। 2 सप्ताह पहले अल्रिक के पतन के समय वह भी वहां उपस्थित था। इसके अतिरिक्त ब्लैक स्ट्रीट में हुए उस सार्वजनिक उपद्रव के बाद भी विक्रम का सुरक्षित बच निकलना, जिसमें कई मध्यवर्ती दीक्षित जिनमें जैक भी शामिल था, मारे गए थे, सबको ज्ञात था। स्पष्ट था कि केशव विक्रम जैसे व्यक्ति को किसी भी तरह से नाराज नहीं करना चाहता था। कतार जैसी तुच्छ बात पर टकराव मोल न लेना ही बुद्धिमानी थी। केशव यह नहीं जानता था कि विक्रम छोटी छोटी बातों पर बैर रखने वालों में से नहीं था, भले ही अकादमी में ऐसे लोग बहुत थे। जब केशव ने स्वयं रास्ता दिया तो विक्रम ने बिना किसी विरोध के उसे स्वीकार कर लिया। उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब अन्य दीक्षितों ने भी तुरंत केशव का अनुसरण किया और एक एक कर पीछे हटते चले गए। आधे मिनट से भी कम समय में विक्रम कतार में दूसरे स्थान पर आ गया। वह इस बात पर चकित था कि यह सब कितनी सहजता और तेजी से घटित हो गया। ये शक्ति और प्रतिष्ठा के साथ मिलने वाले विशेषाधिकारों का प्रत्यक्ष उदाहरण था। जिस सांवले रंग के मध्यवर्ती दीक्षित ने अभी अभी अपना परीक्षण पूरा किया था, वह कतार से निकल गया। पुस्तकालय में विक्रम को देखकर वह भी उत्सुकता से उसे कुछ बार देखने से स्वयं को रोक नहीं पाया। अब विक्रम के सामने खड़ा दीक्षित थोड़ा बेचैन होने लगा था। उसका हाथ पहले ही क्रिस्टल बॉल पर रखा हुआ था, इसलिए पीछे हटना अब संभव नहीं था। और एक मध्यवर्ती दीक्षित होने के नाते यदि वह एक कनिष्ठ दीक्षित को आगे जाने देता तो उसकी प्रतिष्ठा पर भी आघात लगता। काले जादू अकादमी में प्रतिष्ठा की रक्षा कई बार व्यक्ति का भविष्य तय कर देती थी। प्रभुत्व और हट दिखाना ही कई बार आत्मरक्षा का एकमात्र साधन होता था। सौभाग्य से विक्रम पूरे परीक्षण के दौरान शांत रहा। सामने वाले दीक्षित ने हड़बड़ी में अपना परीक्षण समाप्त किया और तेजी से वहां से निकल गया। विक्रम को तो ये भी संदेह हुआ कि वह अपने आंकड़े ठीक से देख भी पाया या नहीं। जल्दी में गए उस दीक्षित की ओर ध्यान दिए बिना विक्रम क्रिस्टल बॉल के सामने खड़ा हो गया। उसने गहरी सांस ली और अपना दाहिना हथेली आगे बढ़ाए। क्रिस्टल बॉल की सतह पर कई चमकते हुए रंग नाच उठे और एक क्षणिक संदेश सीधे विक्रम के मन में उभरा। ये पहली बार नहीं था जब विक्रम ने अकादमी की सार्वजनिक क्रिस्टल बॉल का उपयोग किया था, इसलिए उसे अच्छी तरह पता था कि अपने विचारों को किस दिशा में केंद्रित करना है। उसने मन ही मन हिसाब लगाया। उसका फोकस 3.7 अंकों से बढ़ चुका था, मना 2.6 अंकों से और संविधान 1.2 अंकों से। करीब आधा महीना पहले विशाल खारे पानी के मगरमच्छ के क्षेत्र में जाने से पहले विक्रम ने पुस्तकालय में अपने आंकड़े जांचे थे। तब उसका फोकस 26, मना 25.5 और संविधान 7.6 था। एक कनिष्ठ दीक्षित के लिए ये आंकड़े बेहद प्रभावशाली थे। शायद यही वजह थी कि उसमें इतना आत्मविश्वास था कि वह इतना खतरनाक कार्य स्वीकार कर सका, जिसमें विशाल खारे पानी के मगरमच्छ से सीधा सामना शामिल था। काली जादू अकादमी में मध्यवर्ती दीक्षित बनने के लिए न्यूनतम शर्त ये थी कि फोकस 30 अंकों तक पहुंचे। विक्रम का वर्तमान फोकस 29.7 था, बस एक छोटा सा कदम और वह उस सीमा को पार कर लेता। मना का गहरा संबंध फोकस से था। ये वह मूल ऊर्जा थी जो एक जादूगर के शरीर में संचित रहती थी। जब विक्रम कोई मंत्र करता तो उसे अपने फोकस का उपयोग करके मना को नियंत्रित करना पड़ता, तभी वह मंत्र प्रकट होता। अकादमी में अपने अनुभव और अवलोकनों के आधार पर विक्रम ने देखा था कि पूर्ण विकसित काले जादूगर मना से अधिक फोकस के आंकड़ों पर ध्यान देते थे। दीक्षित स्तरों में पदोन्नति का मुख्य आधार भी फोकस ही होता था। इसका यह अर्थ नहीं था कि मना महत्वहीन है, कम से कम विक्रम के लिए तो दोनों समान रूप से आवश्यक थे। उदाहरण के तौर पर एक सामान्य लघु अग्निगोला मंत्र के लिए उसे 10 अंक फोकस और 10 अंक मना खर्च करने पड़ते थे। लेकिन यदि वह उसी मंत्र का उन्नत रूप इस्तेमाल करता जैसा उसने विशाल खारे पानी के मगरमच्छ को हराने में किया था, तो 10 अंक फोकस और 15 अंक मना खर्च होते थे। सीधे शब्दों में कहें तो जितना अधिक मना लगाया जाए, मंत्र की विनाशकारी शक्ति उतनी ही बढ़ जाती थी। हालांकि ये दोनों लघु अग्निगोला मंत्र एक जैसे नहीं थे। पहला वह मानक मंत्र था जो विक्रम ने अकादमी की सार्वजनिक लाइब्रेरी से अपने मेरिट पॉइंट खर्च करके सीखा था। दूसरा उन्नत संस्करण उसके स्वयं के शोध का परिणाम था, अग्नि तत्व के ज्ञान और लीला की प्रयोगशाला में सहायता करते हुए प्राप्त अनुभवों से उपजा हुआ। मंत्रों का शोध रातों रात पूरा नहीं होता। विक्रम का उन्नत मंत्र किसी महान खोज जैसा नहीं था। पूर्ण विकसित काले जादूगरों की दृष्टि में ये सिर्फ संरचना में हल्का सा परिवर्तन था, जिससे मंत्र अधिक मना धारण कर सकता था और उसकी शक्ति बढ़ जाती थी। फिर भी यही छोटा सा परिवर्तन लगभग 3 वर्षों की निरंतर मेहनत का परिणाम था, और यही मंत्र विक्रम को अन्य कनिष्ठ दीक्षितों से अलग करता था। जहां तक संविधान की बात थी, जो क्रिस्टल बॉल में दिखने वाला अंतिम आंकड़ा था, अधिकतर लोग उसे नजरअंदाज कर देते थे।
तत्वीय आधार पढ़ाने वाले जादूगरों के अनुसार एक सामान्य युवा मानव पुरुष का संविधान आमतौर पर 5 से 7 अंकों के बीच होता था। विक्रम मात्र 16 वर्ष की आयु में 8.8 अंकों तक पहुंच चुका था। इसका श्रेय उस श्वसन तकनीक को जाता था जिसे उसने बचपन से साधा था। 10 अंकों का संविधान वह सीमा थी जो सामान्य मनुष्यों और असाधारण शरीर वाले व्यक्तियों के बीच अंतर करती थी। मायस्थलोरा नगर के मिनोटॉर, जो अपनी भव्य काया के लिए प्रसिद्ध थे, अक्सर 10 से ऊपर संविधान रखते थे और निम्न स्तरीय जादुई प्राणियों से भिड़ने में सक्षम होते थे। जयंत, जिसे विक्रम ने पराजित किया था, निकट युद्ध में निपुण एक मांसल योद्धा था। विक्रम को संदेह था कि उसका संविधान 15 या शायद 20 अंकों से भी अधिक रहा होगा। ऊपर से वह अग्नि तत्वीय सुदृढ़ीकरण में दक्ष था। ऐसे में उसका लीला को अपना प्रतिद्वंद्वी मानना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। दुर्भाग्यवश कच्ची ताकत जादू के सामने टिक नहीं पाती। विक्रम की अम्लीय छड़ी से निकला संक्षारक अम्ल जयंत की कठोर मांसपेशियों को आसानी से गलाकर भयावह स्थिति में बदल चुका था। मायस्थलोरा नगर के बाहर तैनात मिनोटॉर प्रेरी भी इससे अलग नहीं थे। उनकी देह चाहे कितनी ही शक्तिशाली क्यों न हो, जादू के सामने वे बड़ी ही असुरक्षित थे। यहाँ तक कि नगर द्वार पर मिला मिनोटॉर कप्तान भी शायद विक्रम की अम्लीय छड़ी के प्रहार को सहन न कर पाता। अंततः बुद्धि ने बल पर विजय पाई। विक्रम को याद आया कि फाया ने एक बार कहा था, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने से फोकस की वृद्धि होती है और फोकस के बढ़ने से मना स्वतः बढ़ता है। जहां एक दशक में उसका फोकस 11 से 26 तक पहुंचा था, वहीं एक महीने से भी कम समय में वह 3 अंकों से अधिक बढ़ गया। इसमें उसके गुरु मास्टर मोर्सिदार फाया की सहायता और हालिया युद्धों की बड़ी भूमिका थी। इसीलिए काली जादू अकादमी के प्रसिद्ध दीक्षितों के कारनामे इतने प्रभावशाली होते थे। अल्रिक और जयंत के शवों पर बनी विक्रम की प्रतिष्ठा कनिष्ठ और मध्यवर्ती दीक्षितों में काफी चर्चित थी, फिर भी यह वरिष्ठ दीक्षितों की उपलब्धियों के सामने कुछ भी नहीं थी। कई वरिष्ठ दीक्षित ऐसे थे जिन्होंने अपने ही हाथों से उच्चस्तरीय राक्षसी प्राणियों को परास्त किया था। ये वरिष्ठ दीक्षित साधारण कनिष्ठ और मध्यवर्ती दीक्षितों से बिल्कुल अलग दुनिया में रहते थे। वे न तो सार्वजनिक कक्षाओं में दिखते थे, न ही अकादमी के सामान्य प्रांगण में। लीला, फाया और जोरावर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए विक्रम आसानी से समझ सकता था कि वरिष्ठ दीक्षित या तो अपने गहन शोध में लगे रहते थे या अकादमी द्वारा सौंपे गए प्राणघातक अभियानों पर होते थे। वैसे भी सार्वजनिक कक्षाओं में पढ़ाया जाने वाला अधिकांश ज्ञान उनके स्तर के लिए बहुत बुनियादी था। इसके अतिरिक्त लगभग हर वरिष्ठ दीक्षित किसी न किसी पूर्ण विकसित जादूगर का शिष्य होता था। यदि उन्हें किसी विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती तो वे सीधे अपने गुरु से ही प्राप्त कर सकते थे। यही कारण था कि सार्वजनिक कक्षाएं मुख्यतः कनिष्ठ और मध्यवर्ती दीक्षितों के लिए होती थीं। फिर भी उनमें से केवल लगभग 20% ही मध्यवर्ती दीक्षित होते थे, क्योंकि अकादमी में उनकी संख्या स्वाभाविक रूप से कम थी। अधिकांश मध्यवर्ती दीक्षितों ने बुनियादी ज्ञान पहले ही सीख लिया था। उनका दैनिक जीवन तेजी से फोकस बढ़ाने, नए मंत्र प्रारूपों के लिए मेरिट पॉइंट जमा करने और पूर्ण विकसित जादूगरों द्वारा दिए गए कार्यों को पूरा करने में बीतता था, इस आशा में कि किसी दिन उन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। यदि मास्टर मोर्सिदार ने विक्रम को अपना शिष्य न बनाया होता तो शायद यही उसका भविष्य होता। क्रिस्टल बॉल के भीतर नाचती हुई रोशनी के अलग अलग रंग विक्रम की तत्वीय प्रतिभाओं को उजागर कर रहे थे। उनमें सबसे अधिक चमकता हुआ गहरा लाल रंग अग्नि तत्व का था, जो ये दर्शाता था कि विक्रम को अग्नि जादू में असाधारण योग्यता और स्वाभाविक लगाव प्राप्त है। उस लाल रंग के साथ साथ एक उज्ज्वल सफेद आभा भी थी जो प्रकाश तत्व का संकेत देती थी, और एक गहरी काली छाया जो अंधकार तत्व का प्रतीक थी। इनके अतिरिक्त भी कई हल्के रंग दिखाई दे रहे थे, आसमानी रंग वायु तत्व का, हरा रंग वनस्पति तत्व का और नीला रंग जल तत्व का। इन सभी रंगों की उपस्थिति यह बताती थी कि विक्रम में अनेक प्रकार के जादू सीखने की संभावना मौजूद है, हालांकि यह भी स्पष्ट था कि वह अग्नि जादू जितनी तेजी से बाकी तत्वों पर अधिकार नहीं जमा पाएगा। विक्रम अकादमी के सार्वजनिक पुस्तकालय में भटकता रहा, लेकिन उसके पास बचे हुए मेरिट अंकों में न तो प्रकाश तत्व के जादू मिल सके और न ही अंधकार तत्व के। ऊपर से ये दोनों प्रकार के जादू वैसे भी काफी दुर्लभ थे। हालांकि उसकी प्रेमिका लीला को अंधकार तत्व का कुछ ज्ञान था, फिर भी विक्रम ने अपना मुख्य ध्यान अग्नि तत्व पर ही केंद्रित रखा। सीमित ध्यान और साधना क्षमता के कारण वह एक साथ बहुत कुछ करने की जल्दबाजी नहीं करना चाहता था। एक कनिष्ठ दीक्षित होने के नाते उसकी एकाग्रता और मनाशक्ति भी सीमित थी। केवल मध्य या वरिष्ठ दीक्षित बनने के बाद ही वह अधिक जादू संभाल पाने और गूढ़ रहस्यों में गहराई से उतरने में सक्षम हो पाता। पुस्तकालय से निकलने के बाद विक्रम फिर अपने नियमित अध्ययन में जुट गया।
उसकी चोटें धीरे धीरे भर रही थीं, खासकर तब जब आचार्य मोरधीर ने उस पर 2 बार देव पुनर्जनन मंत्र डाला, जिससे उसकी रिकवरी काफ़ी तेज हो गई। जैसे जैसे अकादमी की वार्षिक परीक्षा नज़दीक आने लगी, विक्रम की व्यस्त लेकिन संतोषजनक दिनचर्या कुछ शांत होने लगी। काली जादू अकादमी में हर साल परीक्षाएं होती थीं, लेकिन हर दीक्षित उसमें भाग नहीं ले सकता था। नए दीक्षितों से लेकर वरिष्ठ दीक्षितों तक हर स्तर की अलग परीक्षा होती थी और केवल सबसे उत्कृष्ट प्रतिभागी ही पूर्ण जादूगरों की नज़र में आ पाते थे। पिछले 10 वर्षों में विक्रम 6 बार इन परीक्षाओं में भाग ले चुका था। उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पिछले वर्ष कनिष्ठ दीक्षितों में 6ठा स्थान था, लेकिन वार्षिक परीक्षा में केवल शीर्ष 3 को ही पुरस्कार मिलते थे, बाकी को सिर्फ भागीदारी का अनुभव और चोट लगने का जोखिम। लीला का रिकॉर्ड उससे कहीं बेहतर था। पिछले 8 वर्षों में वह 2 बार शीर्ष 3 में आ चुकी थी। एक बार को किस्मत कहा जा सकता था, लेकिन 2 बार लगातार सफलता उसकी असाधारण क्षमता का प्रमाण थी। इसी कारण उसे अकादमी में प्रतिभाशाली और पागल जादूगरनी जैसे नामों से जाना जाने लगा था। परीक्षा के नज़दीक आते आते विक्रम को आखिरकार लीला से मिलने का अवसर मिला। आचार्य फरीना की शिष्या बनने के बाद लीला शायद ही कभी छात्रावास लौटती थी। वह अक्सर प्रयोगों में व्यस्त रहती और अपने गुरु परिवार से मिले अंधकार जादू का अभ्यास करती रहती थी। एक दूसरे की जिंदगी के हालचाल जानने के बाद दोनों अपने कक्ष में आकर विश्राम करने लगे। एक जादुई प्रयोग की दुर्घटना के कारण लीला का शरीर अब भी एक छोटी, नाजुक लड़की जैसा ही दिखता था। माहौल बिल्कुल अनुकूल था, फिर भी विक्रम ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने बस लीला का हाथ थाम लिया और अपने अतीत की बातें साझा करने लगा। मेरा नाम विक्रम है, विक्रम राठौर, उसने धीरे से कहा। मैं एक कुलीन परिवार से हूँ, लेकिन अपने बचपन के बारे में मुझे बहुत कम याद है। जब मैं पहली बार ग्लूमगढ़ आया था, तब मैं बहुत छोटा था। मुझे बस इतना याद है कि मेरी माँ के लंबे चांदी जैसे बाल थे, नीली आंखें थीं जो नीलम की तरह चमकती थीं, और वह हमेशा सफ़ेद वस्त्र पहनती थीं। मैं अपने पिता पर गया हूँ, हालांकि अब उनका चेहरा धुंधला हो चुका है। बस इतना याद है कि वह गंभीर स्वभाव के थे और उनके बाल भी मेरे जैसे ही हल्के रंग के थे। अपनी सीमित यादों को टटोलते हुए विक्रम ने अपने बचपन की कई दबी हुई झलकियां फिर से महसूस कीं। उसने लीला को सुन आया कि कैसे उसे अक्सर सुनहरे गेहूं के खेत का सपना आता है, जहां वह अपनी माँ के साथ हंसता खेलता था, सुनहरी धूप के नीचे। कई बार वह उन सपनों से जागता और अपनी माँ के कोमल चेहरे की जगह कमरे की अंधेरी छत देखता। पिता की तुलना में माँ की यादें कहीं अधिक स्पष्ट थीं, शायद इसलिए कि शुरुआती वर्षों में वही उसके साथ ज्यादा समय बिताती थीं। विक्रम की बातें सुनते हुए लीला चुपचाप उससे सट गई। जब उसकी कहानियां खत्म हुईं, तो अब लीला ने बोलना शुरू किया। मेरा नाम लीला है, उसने कहा। उसके पास कोई उपनाम नहीं था, जो उसके साधारण मूल का संकेत देता था। ग्लूमगढ़ में जीते हुए मुझे 27 साल हो चुके हैं, और अब मुझे अपने बचपन की ज्यादा यादें नहीं रहीं। बस इतना याद है कि मैं एक बहुत ही गरीब गांव से आई थी। मेरे गुरु ने मुझे अकाल से बचाया और मुझे ये नाम दिया। वह मेरी गुरु ही नहीं, मेरी जीवन रक्षक भी थीं। वह गुरु वही काली जादूगरनी थी जिनकी मृत्यु वर्षों पहले एक प्रयोग के दौरान हो गई थी। लीला के अतीत में ज्यादा कुछ जानने को नहीं था, लेकिन विक्रम को उसके शुरुआती संघर्षों और अकेलेपन का एहसास जरूर हुआ। 8 साल पहले अपने गुरु को खोने के कुछ समय बाद लीला ने विक्रम को अपना छोटा सहायक चुना था। शायद अकेलेपन से बचने के लिए, और शायद इसलिए भी कि उस समय विक्रम मासूम और प्यारा लगता था। इन बातों ने दोनों के बीच की आखिरी दूरी भी मिटा दी। कुछ देर चुप रहने के बाद विक्रम ने वह सवाल पूछा जो उसके मन में बहुत समय से था। तुम्हारी उम्र क्या है? लीला ने सिर झुकाया, कुछ पल सोचा और फिर बोली, 32 साल। ये सुनकर विक्रम को अजीब सी राहत मिली। उसे खुद नहीं पता था कि क्यों, लेकिन उसका मन शांत हो गया। सच तो ये था कि उम्र चाहे कुछ भी होती, वह लीला को वैसे ही स्वीकार करता। अब उनके बीच कोई रहस्य नहीं बचा था। कमरे में जादुई दीपक बुझ चुका था, फिर भी उनकी साधना दृष्टि उन्हें अंधेरे में भी एक दूसरे को साफ देखने दे रही थी। विक्रम धीरे धीरे लीला के और करीब आया। लीला ने भी मानो पहले से ही यह महसूस कर लिया हो। उसने हल्की सी सांस ली और स्वयं उससे सट गई। कृपया धीरे, लीला ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी उंगलियां विक्रम की उंगलियों में उलझ गईं। रात शांति और विश्वास के साथ आगे बढ़ती चली गई। विक्रम राठौर को देखकर कोई यह नहीं कह सकता था कि उसकी शारीरिक क्षमता उसकी वरिष्ठ दीक्षा स्तर की साथी लीना से कहीं आगे निकल चुकी है। बिस्तर पर लीना का प्रदर्शन उसकी प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं था, शायद उसका नाजुक कद काठी ही इसकी वजह थी। इसके उलट 16 वर्ष का विक्रम मजबूत शरीर का मालिक था और आने वाले वर्षों में उसके और विकसित होने की पूरी गुंजाइश थी।
उसकी मौजूदा वृद्धि गति को देखते हुए 25 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उसकी शारीरिक क्षमता 12 अंकों से भी ऊपर चली जाती। यह आंकड़ा भले ही मिनोटॉर जैसे शक्तिशाली अधोलोक प्राणियों के सामने कुछ न हो, पर एक काले जादूगर के लिए यह पर्याप्त से अधिक था। आखिर हर काला जादूगर जैक की तरह शरीर और ताकत बढ़ाने पर ध्यान नहीं देता। लीना जैसी वरिष्ठ दीक्षित भी विक्रम की शारीरिक शक्ति को लंबे समय तक झेल नहीं पाती, तो बाकी दीक्षित और उनकी तो बात ही क्या। वार्षिक मूल्यांकन का दिन नज़दीक आते ही सामान्यतः शांत रहने वाली काली जादू अकादमी में हलचल बढ़ने लगी। अलग अलग अभियानों पर गए दीक्षित एक एक कर लौटने लगे। जो लोग अपने छात्रावास या पुस्तकालय में सिमटे रहते थे, वे भी बाहर निकल आए। लीना के अलावा जो उसकी साथ रहने वाली साथी थी, विक्रम ने इन वर्षों में अकादमी में कुछ दोस्त भी बना लिए थे। जहां ताकत थी, सब कुछ थी, वहां अकेले रह पाना बेहद कठिन था। नए दीक्षित भी जल्दी समझ जाते थे कि साथियों और सहयोगियों के बिना टिकना आसान नहीं। कई परिचितों के बावजूद विक्रम के सिर्फ 2 दोस्त ऐसे थे जो उसे सच में समझते थे। अकादमी परिसर की कुछ इमारत और के बीच से गुजरते हुए उसकी नज़र एक तोंद निकले दीक्षित पर पड़ी जो उसकी ओर आ रहा था। अरे मोटे, काफी दिन बाद दिखा, विक्रम मुस्कुराया। वह था भास्कर, वही जिसने 1 दशक पहले विक्रम के साथ ही अकादमी में प्रवेश किया था। साझा संघर्षों में उनकी दोस्ती पनपी थी, साथ लड़े, एक दूसरे की रक्षा की और मिलकर भोजन जुटाया। उनके बैच के कई दीक्षित अलग अलग कारणों से मारे गए थे, इसलिए भास्कर और विक्रम सबसे लंबे समय से एक दूसरे को जानने वाले दोस्त बन गए थे। मृत कनिष्ठ दीक्षित एरिक भास्कर से रंजिश भी रखता था, क्योंकि भास्कर ने कभी उसके छोटे भाई से खाना छीना था। सफ़ेद मुखौटा पहने होने के कारण भास्कर एक पल को पहचान नहीं पाया, पर जैसे ही समझ आया, उसके गोल गाल खुशी से हिल उठे। हा विक्रम, पिछले 2 महीनों में तुम्हारे कारनामों की बड़ी चर्चा है। सुना है तुम अब पूर्ण काले जादूगर के शिष्य बन चुके हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी नज़र मुखौटे पर पड़ी। क्या ये वही फीका मुखौटा है जो तुम्हें एरिक से मिला था? दिखाओ जरा। भास्कर भी कनिष्ठ दीक्षित था, मगर ध्यान और जादू शोध में उसकी खास दिलचस्पी नहीं थी। उसे व्यापार और ऑट्रम मुद्रा का चस्का था। अकादमी के भीतर काली सड़क व्यापार का केंद्र थी, पर शहर मायस्ट्रालोरा के अन्य बाज रो में भी अधोलोक से आई वस्तुओं का कारोबार चलता था। भास्कर उन्हीं में से एक बाजार में काम कर रहा था। औपचारिक शिष्य भले न बना हो, पर कहा जाता था कि उसकी दुकान के पीछे किसी काले जादूगर का संरक्षण है। विशाल नमकीन मगरमच्छ के क्षेत्र में जाने से पहले विक्रम ने जादुई सामग्री उसी से रियायती दाम पर ली थी। भास्कर का चिकना हाथ मुखौटे की ओर बढ़ा, पर अंत में वह विक्रम के कंधे पर आकर टिक गया। विक्रम उसकी उभरी तोंद देखकर आंखें घुमा गया। उम्र में बस 1 साल बड़ा होकर भी भास्कर इस खतरनाक दुनिया में इतना मोटा कैसे हो गया, यह उसकी समझ से बाहर था। शुरू में वह काफी दुबला हुआ करता था। भास्कर पुरस्कारों की दौड़ के लिए नहीं लौटा था, उसकी ताकत अधिकांश कनिष्ठ दीक्षितों से कम थी। वह तो अवसरों की गंध सूंघ कर आया था। 3 सालों से वह मूल्यांकन के दौरान कनिष्ठ दीक्षितों को जादुई सामग्री और अधूरे मंत्र मॉडल बेचता आ रहा था। ज्यादातर सामान सस्ता और साधारण होता, कुछ ऑट्रम में मिल जाने वाला, जिसे वरिष्ठ दीक्षित घटिया मानते। कभी कभार उसके पास उम्दा वस्तुएं भी होती, पर वह उन्हें खुलेआम बेचने से डरता कि कहीं कोई लूट न ले। विक्रम ने मुखौटा उतारकर उसकी ओर बढ़ाया। ठीक से देखो, इसकी कीमत क्या बैठती है? उद्धरण चिन्ह। भास्कर की उंगलियां बड़ी कुशलता से मुखौटे को जांचने लगीं। कुछ पल बाद उसने कहा, आमतौर पर तो 120 ऑट्रम मिल जाएंगे, पर दोस्ती में मैं 150 देने को तैयार हूं। ये सुनकर विक्रम को जादुई वस्तुओं की महंगाई और रसायनविदों के मुनाफे का अंदाजा हो गया। फिर भी उसे भास्कर पर पूरा भरोसा नहीं था। 150 ऑट्रम की पेशकश साफ बताती थी कि वह इसे कहीं ज्यादा में बेच सकता है। मायस्ट्रालोरा में जादुई वस्तुओं की कोई तय कीमत नहीं होती थी, सब कुछ खरीदार की हैसियत और बेचने वाले की बातों पर निर्भर था। भास्कर अभी भी मुखौटा घुमा फिरा रहा था। ये मुखौटा मुझे एरिक से मिला था, विक्रम ने हल्के से कहा, और लगता है उसे ये किसी पूर्ण काले जादूगर ने दिया था। ये सुनते ही भास्कर चौंक गया और तुरंत मुखौटा वापस उछाल दिया। उसकी घबराहट पर विक्रम हंस पड़ा। कुछ महीने पहले वह खुद भी ऐसे ही डर जाता, पर अब, जब आचार्य काथरसेन की ओर से कोई खबर नहीं आई थी, उसका डर कम हो चुका था। ऊपर से आचार्य मोरसीधर और फाया से उसका रिश्ता गहरा हो गया था। उसे यकीन था कि मुसीबत आई तो उसका गुरु चुप नहीं बैठेगा। किसी पूर्ण काले जादूगर का उसे निशाना बनाना, मोरसीधर से टकराना होगा। कालकोठरी की घटना के दौरान आचार्य देवलन और आचार्य फरेना की प्रतिक्रिया से भी साफ था कि मोरसीधर अपने वर्ग में खासा प्रभावशाली है। जादूगरों के लिए ताकत अक्सर जादुई सामर्थ्य को कहा जाता है,
जब तक शारीरिक बल का अलग से जिक्र न हो। और भास्कर, वह तो ऐसा लगता था मानो किसी खेल में व्यापारी वर्ग को गलती से काले जादूगर बना दिया गया हो। अध्याय 17, वार्षिक मूल्यांकन। भास्कर के अलावा विक्रम राठौड़ का एक और करीबी दोस्त था जिस पर वह बिना झिझक भरोसा कर सकता था, मायरा। मायरा, विक्रम और भास्कर के ग्लूमहेवन पहुंचने के 3 साल बाद आई थी। इस हिसाब से वह इस समय सिर्फ 14 वर्ष की थी। इतनी कम उम्र के बावजूद मायरा की किस्मत और प्रतिभा ऐसी थी कि कई बार विक्रम खुद भी उससे ईर्ष्या कर बैठता। शुरुआत में ही उसके पास 13 अंकों का प्रभावशाली फोकस था और काली जादू अकादमी में अपने तीसरे वर्ष में उसने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। कनिष्ठ दीक्षित बनते ही उसे एक पूर्ण काली जादूगर ने अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। विक्रम और मायरा की दोस्ती 5 साल पहले एक घटना से शुरू हुई थी। शरीर रचना की कक्षा के दौरान विक्रम ने अपनी जान जोखिम में डालकर आचार्य कोलांस को मायरा का विच्छेदन करने से रोक दिया था। उस समय मायरा बिल्कुल नई थी, ग्लूमहेवन में उसका कोई सहारा नहीं था। विक्रम की उस दयालुता ने दोनों के बीच भाई बहन जैसा रिश्ता बना दिया। मायरा विक्रम को अपना बड़ा भाई मानती थी। बाद में जब वह आचार्य डेवलिस की शिष्या बनी तब भी उसने विक्रम से नाता नहीं तोड़ा। सार्वजनिक कक्षाओं के बाद वे अक्सर पढ़ाई से जुड़ी बातों पर चर्चा करते थे। आचार्य डेवलिस एक प्रसिद्ध औषधि विशेषज्ञ थीं, लेकिन वे बहुत कम ही सार्वजनिक रूप से ज्ञान देती थीं। मायरा का उनकी शिष्या बनना किसी सौभाग्य से कम नहीं था। पिछले 6 महीनों में मायरा बहुत कम दिखाई दी थी। संभवतः वह प्रयोगों में सहायता करने और औषधियां तैयार करने में व्यस्त थी। मायरा और भास्कर सिर्फ पुराने परिचय के कारण ही विक्रम के करीबी नहीं थे, बल्कि इसलिए भी कि विक्रम रिश्तों को निभाने में पूरा ध्यान देता था। काली जादू अकादमी में जीना आसान नहीं था और भरोसेमंद साथियों का होना जीवन मरण का सवाल बन सकता था। भले ही मायरा और भास्कर असाधारण रूप से शक्तिशाली न हो, फिर भी दोनों उपयोगी सहयोगी थे। मायरा एक पूर्ण काली जादूगर की शिष्या और भविष्य की औषधिकार थी, जबकि भास्कर के संपर्क बहुत दूर तक फैले थे और वह व्यापार में माहिर था। उनकी दोस्ती ने उन्हें इस कठोर वातावरण में एक दूसरे का सहारा बनने दिया। आखिरकार ये सब जीवित रहने की लड़ाई थी। विक्रम को जादू के रहस्यों और काले जादूगरों के ज्ञान से गहरी मोहब्बत थी, लेकिन वह ये भी जानता था कि उसकी पहली प्राथमिकता जिंदा रहना है। वार्षिक मूल्यांकन का स्थल अकादमी की सबसे बड़ी इमारत के पीछे स्थित एक विशाल प्रशिक्षण मैदान था, जहां दीक्षित अक्सर नए मंत्रों का अभ्यास करते थे। विक्रम को आज भी याद था कि यहीं उसने पहली बार एक छोटी सी चिंगारी पैदा की थी। काली जादू अकादमी का वार्षिक मूल्यांकन किसी सख्त नियम कायदे में बंधा नहीं था। प्रतिष्ठित काले जादूगरों के पास ऐसी बातों के लिए न समय था, न धैर्य। आमतौर पर हर साल 4 से ज्यादा पूर्ण काले जादूगर उपस्थित नहीं होते थे। इस वर्ष भी केवल 3 ही आए थे। 500 से अधिक दीक्षित मैदान में जमा थे। यह मायस्ट्रालोरा नगर की अकादमी के लगभग 80% दीक्षित थे। इनमें अधिकांश नए और कनिष्ठ दीक्षित थे, लगभग 70 मध्य स्तर के और 10 से कुछ अधिक वरिष्ठ दीक्षित भी मौजूद थे। हर दीक्षित इसमें शामिल नहीं हुआ था। उदाहरण के लिए, विक्रम जानता था कि फाया ने हिस्सा लिया है, लेकिन जोरन ने नहीं। कुछ और भी अलग अलग कारणों से अनुपस्थित थे। मूल्यांकन में भाग लेना अनिवार्य नहीं था। ये ताकतवरों का खेल था, कमजोर तो अकादमी के रोजमर्रा के जीवन में ही छट जाते थे। मूल्यांकन मुख्यतः द्वंद्वों पर आधारित था, जहां समान स्तर के दीक्षित आपस में भिड़ते थे, कभी कभी जानलेवा सीमा तक। चाहे तो वे ऊंचे या नीचे स्तर के प्रतिद्वंद्वी को भी चुनौती दे सकते थे। जीतने वालों को शीर्ष 3 में स्थान और उपस्थित काले जादूगरों की नज़र में आने का अवसर मिलता था। नए दीक्षित, जिनके पास न पर्याप्त ज्ञान होता था, न फोकस और न ही मना, अक्सर साधारण मंत्र भी नहीं कर पाते थे। इसलिए उनकी रैंकिंग या तो बिना जादू के जीत पर निर्भर करती थी, या इस बात पर कि वे कोई बुनियादी मंत्र कर पाते हैं या नहीं। विक्रम और भास्कर ने मैदान का चक्कर लगाया, लेकिन मायरा कहीं दिखाई नहीं दी। लगता था कि उसने इस साल हिस्सा न लेने का फैसला किया है। इस साल तुम उतरोगे? भास्कर ने धीमे स्वर में पूछा। विक्रम ने सफ़ेद मुखौटा पहन रखा था। उसने सिर हिलाया। मेरी वरिष्ठ फाया ने बताया कि इस बार इनाम काफ़ी कीमती हो सकते हैं। हाँ, इसलिए सोच लिया क्यों न कोशिश की जाए। ये सुनकर भास्कर संतोष से मुस्कुराया। उसने सुना था कि फी के मुखौटे के अलावा विक्रम के पास उसके गुरु आचार्य मोरसीधर द्वारा दिया गया एक शक्तिशाली जादुई दंड भी है, जो उसकी सुरक्षा के लिए था। उस दंड के साथ उसे लगता था कि विक्रम किसी मध्य स्तर के दीक्षित से भी टक्कर ले सकता है। मूल्यांकन शुरू होते ही तीनों काले जादूगर दर्शक दीर्घा के सबसे ऊंचे हिस्से में बैठ गए। इस साल कुछ काबिल प्रतिभाएं दिख रही हैं, उनमें से एक ने कहा, पहले वरिष्ठ, फिर मध्य और अंत में कनिष्ठ दीक्षितों पर नजर डालते हुए।
नए दीक्षितों की ओर उसने देखना भी जरूरी नहीं समझा। जब उसकी नज़र कनिष्ठ दीक्षितों पर पड़ी तो एक पल के लिए वह विक्रम पर ठहर गई। 2 महीने पहले काली सड़क की घटना के दौरान वह उसे देख चुका था। मायस्ट्रालोरा नगर में काले जादूगरों की संख्या काफ़ी थी। लगभग हर कोई या तो स्थायी विशेषज्ञ था या अकादमी में किसी न किसी दायित्व पर तैनात। एक तरह से यह नगर उनका आश्रय था और काली जादू अकादमी उनके संवाद और सहयोग का केंद्र। इसके बदले उन्हें अकादमी और नगर के लिए योगदान देना पड़ता था। दीक्षितों को ये पता नहीं था कि मायस्ट्रालोरा का वास्तविक शासक कोई और नहीं बल्कि काली जादू अकादमी का रहस्यमय प्रधानाचार्य स्वयं था, जो शायद ही कभी किसी के सामने आता था। वर्तमान में अकादमी का संचालन 3 उप प्रधानाचार्य करते थे। उनमें से एक आचार्य देदलोन था, जिससे विक्रम पहले मिल चुका था। वही अधिकांश प्रशासनिक काम और पर्यवेक्षकों की निगरानी संभालता था। बाकी 2 उतने ही रहस्यमय थे, जिनमें से एकमात्र महिला उप प्रधानाचार्य लिलियाना की गुरु थीं। एक व्यापारी, एक औषधिकार और एक जादूगर। अकादमी के इस निष्ठुर संसार में यही छोटा सा समूह विक्रम का सहारा था। धमाका हुआ और विक्रम राडोर के लघु अग्निगोला मंत्र के फटते ही प्रशिक्षण मैदान की मिट्टी और कंकड़ हवा में उछल पड़े। उसके सामने खड़ा कनिष्ठ दीक्षित चीखते हुए हार मान गया और शर्मिंदगी के साथ युद्ध क्षेत्र से पीछे हट गया। विक्रम के लघु अग्निगोला की प्रचंड गर्मी ने उसकी एक भुजा को काला जला दिया था और वह पूरी तरह निष्क्रिय हो चुकी थी। यही कीमत थी जो विक्रम को चुनौती देने और उसकी बराबरी न कर पाने के लिए चुकानी पड़ी। काली जादू अकादमी ने ऐसे मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया था। दीक्षितों के बीच होने वाली लगातार चोटें और मौतें ही वह कारण थीं जिनसे हर साल योग्य बच्चों के आने के बावजूद अकादमी में दीक्षितों की कुल संख्या लगभग स्थिर रहती थी। जब विक्रम पहली बार मैदान में उतरा था तो काफ़ी देर तक कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसकी कुख्यात प्रतिष्ठा उसे सीधे शीर्ष 3 स्थानों का दावेदार बताने के लिए काफ़ी थी। फिर भी काली जादू अकादमी में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें मृत्यु का भय नहीं था। पहले जो दीक्षित विक्रम से भिड़ा था वह उन्हीं में से एक था। अपनी कमजोरी जानते हुए भी उसने चुनौती दी और बदले में एक भुजा गंवा बैठा। इस घटना ने विक्रम की भयावह छवि को और भी मजबूत कर दिया। मैदान में लड़ाई देख रहे कई कनिष्ठ दीक्षितों को जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया वह ये थी कि विक्रम ने अब तक अपना सबसे शक्तिशाली हथियार अम्लदंड निकाला ही नहीं था। केवल लघु अग्निगोला मंत्र पर उसकी महारत ही उसे अपने समकक्षों से अलग कर देती थी और अपने स्तर का अग्रणी सिद्ध करती थी। पिछले 2 महीनों से वह अपने गुरु आचार्य मोसिदोर द्वारा दिए गए जादुई नोट्स के दोनों संकलनों में डूबा रहा था। उसका परिश्रम रंग ला चुका था। मंत्र उच्चारण की गति, मना की कुशल खपत और उसकी जन्मजात युद्ध प्रतिभा व तीव्र प्रतिक्रियाओं ने मिलकर उसे लगभग हर एकल द्वंद्व में अजेय बना दिया था। एक जादूगर के लिए विजय की कुंजी अक्सर मंत्र उच्चारण की तेजी में ही छिपी होती है। विक्रम अपने गुरु आचार्य मोसिदोर और फैया से मिले निजी मार्गदर्शन के लिए आभारी था। उनके बिना वह मात्र 2 महीनों में इतनी अद्भुत प्रगति कभी नहीं कर पाता। उसका आत्मविश्वास अब कहीं अधिक दृढ़ हो चुका था। यदि आज वह विशाल खारे पानी के मगरमच्छ के क्षेत्र में जाता तो पहले की तुलना में कहीं अधिक निश्चिंत होता। खतरे अब भी थे, पर 2 महीने पहले जैसी घबराहट उसके मन में नहीं रही थी। अगले प्रतिद्वंद्वी की तलाश में उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने काले चोगे के नीचे जादुई दंड को कसकर थामे रखा। इससे उसका एकाग्रता और मना दोनों पुनः भरते रहते थे। उसे याद था कि कोई भी कनिष्ठ दीक्षित यदि लगातार 3 जीत दर्ज कर ले तो उसे अकादमी से पुरस्कार मिलता था। हालांकि सभी दीक्षित इन पुरस्कारों के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं थे। पिछले वर्ष विक्रम का 6ठा स्थान 2 जीत और 1 हार के साथ ही हासिल हुआ था। विक्रम के अलावा भी प्रशिक्षण मैदान के विभिन्न हिस्सों में लड़ाइयां भड़क रही थीं। कनिष्ठ दीक्षितों के बीच की झड़पें आमतौर पर कम रोमांचक होती थीं, क्योंकि वे प्रायः केवल एक ही मंत्र जानते थे। इस स्तर पर 2 मंत्रों का ज्ञान रखने वाले विरले ही होते थे। सैकड़ों दीक्षितों का ध्यान वास्तव में मध्य और वरिष्ठ दीक्षितों के संघर्षों पर था। रंग बिरंगे जादुई विस्फोटों से जगमगाता मैदान नए आए लोगों के लिए भय और रोमांच दोनों का कारण था। ग्लूमहेवन में कदम रखते ही उन्हें जीवन मरण का दबाव और आसन्न खतरे का एहसास हो गया था, लेकिन उसी दृश्य ने उनके दिलों में शक्ति और उज्ज्वल भविष्य की तीव्र लालसा भी जगा दी थी। अधिकांश दीक्षितों के लिए शक्ति ही जादू के मार्ग पर चलने का मुख्य कारण थी। आचार्य मोसिदोर द्वारा कहे गए जादू के वास्तविक अर्थ को समझने की चाह रखने वाले लोग अत्यंत कम थे। इसी बीच जब मैदान में चारों ओर युद्ध चल रहे थे, दर्शक दीर्घा में बैठे 3 काले जादूगर नीचे हो रही मौतों और चोटों की ओर शायद ही ध्यान दे रहे थे।
उनमें से 2 आपस में बातचीत में मग्न थे, जबकि तीसरा, नीले बालों और ठंडे स्वभाव वाला व्यक्ति, अधिकांश समय मौन बना रहा। उत्सुकता से भरे एक काले जादूगर ने कहा कि उसने सुना है कि उपप्राचार्यों ने छाया घाटी में एक अंतरिक्ष काल दरार खोजी है। इस पर नीले बालों वाले आचार्य अंदेश ने ठंडी दृष्टि से दोनों को देखा और बताया कि यह सत्य है तथा महाराज मार्तंड और देवी जैन्या स्वयं उसकी जांच कर रहे हैं। उसने ये भी जोड़ा कि दरार का आकार छोटा है और अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वह किस परलोक से जुड़ी है या उसका विकास मूल्य क्या है। ये सुनकर एक काला जादूगर उत्साह से भर उठा और माएस्ट्रालोरा नगर का बड़ी ही बंजरता पर कुंठा व्यक्त करने लगा, ये कहते हुए कि यदि हालिया प्रतिबंध न होते तो वह सतह की दुनिया में लूटपाट के लिए निकल पड़ता। दूसरे ने सहमति में सिर हिलाया, पर सतह पर कार्य करने में सावधानी की बात भी जोड़ी। साधारण जादू परिषदें और शूरवीर कुल आसान लक्ष्य हो सकते थे, लेकिन यदि गलती से दिव्य मीनारों या आशूरवीर संघों को उकसा दिया गया तो परिणाम भयावह होते। उसके स्वर में उन शक्तियों का उल्लेख करते समय स्पष्ट डर झलक रहा था। आचार्य अंदेश इन निरर्थक चर्चाओं में अधिक रुचि नहीं रखते थे। उनका ध्यान केवल उस अंतरिक्ष काल दरार पर केंद्रित था जिसके विषय में उन्होंने गहन जानकारी एकत्र की थी। उन्होंने शांत स्वर में यह संभावना रखी कि उस दरार के पार एक पूर्ण लोक भी हो सकता है, जहां अपने नियमों के अंतर्गत असंख्य जीवन फल फूल रहे हों। ऐसा लोक, चाहे वह सबसे कमजोर सूक्ष्म लोक ही क्यों न हो, माएस्ट्रालोरा नगर की पहुंच से बहुत दूर था। ऐसे संसार पर आक्रमण करने की क्षमता केवल दिव्य मीनारों और शूरवीर संघों के पास थी, जो लाखों दास प्राणियों की सेनाएं उतार सकते थे। माएस्ट्रालोरा नगर में तो केवल 20 या 30 पूर्ण काले जादूगर ही थे। इतनी सीमित शक्ति से किसी पूर्ण लोक की झलक पाने का सपना देखना भी दूर की कल्पना जैसा था, लगभग एक असंभव स्वप्न। हाँ, इस पूरे अनुवाद में मुख्य पात्र का नाम विक्रम राडोर ही रखा गया है। कुल, लीना और आचार्य अंदेश के अलावा सभी पात्र भी भारतीय या हिंदुस्तानी रूप में बदल दिए गए हैं, जैसे पिछले चैप्टर में भी किया गया था। यदि ठीक है, मैं इसे भी उसी अंदाज में हिंदी भारतीय पात्रों के नामों के साथ बदल दूंगा। सभी नाम स्थिर रहेंगे, मुख्य पात्र विक्रम राडोर, लीना, आचार्य अंदेश आदि वैसे ही रहेंगे। अध्याय 20, पागल प्रेमिका। दीर्घा में ऊंचाई पर बैठे 3 काले जादूगरों के बीच की बातचीत नीचे खड़े दीक्षितों की समझ से परे थी। विक्रम राडोर और बॉसे अपनी लड़ाई पूरी करने के बाद वरिष्ठ दीक्षितों के क्षेत्र में चले गए ताकि वे लड़ाइयों को करीब से देख सकें। अरे विक्रम, यहाँ। फी मास्क पहने होने के बावजूद फया विक्रम को पहचान गई। जैसे ही वह क्षेत्र में दिखाई दी, उसने हाथ हिलाकर संकेत दिया। फया अपनी लड़ाई पहले ही समाप्त कर चुकी थी। उसकी बेहद शक्तिशाली अग्नितत्वीय मंत्रों पर महारत, साथ ही आचार्य मोसिदोर और जोरो द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न जादुई उपकरण उसे वरिष्ठ दीक्षित स्तर में शीर्ष 3 स्थान हासिल करने में मदद कर चुके थे। विक्रम की प्रेमिका लीना और लिलियाना, जिनसे विक्रम का पहले सामना हो चुका था, की लड़ाइयां अभी भी जारी थीं। इस समय तक वरिष्ठ दीक्षित स्तर में शीर्ष 3 में से 2 स्थान पहले ही तय हो चुके थे। शेष एक स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत ही कठिन थी। लीना का प्रतिद्वंदी एक दुर्लभ प्रतिभा वाला दीक्षित था। वह जादुई जीवों की अवशेषों से एक अवैतनिक काइमेरा बनाने में माहिर था। उस दीक्षित का भयानक रूप विक्रम को उसके गुरु आचार्य मोसिदोर की याद दिला रहा था। उसने जो जीव बुलाया था वह एक भद्दा काइमेरा था, जिसका खोपड़ी विकृत और शरीर अलग अलग जादुई जीवों के अंगों से बना था। और भी डरावना बनाने के लिए उस दीक्षित के पास 4 भुजाएं थीं। सबसे अधिक भयावह था उसकी गर्दन के मोड़ में लाल ट्यूमर। उसका धीमा, लयबद्ध धड़कना जैसे किसी जीवन का संकेत दे रहा हो, ये जाहिर कर रहा था कि उसमें जीवन पल रहा है। वरिष्ठ दीक्षितों की लड़ाइयां मध्य या कनिष्ठ दीक्षितों की लड़ाइयों की तुलना में एक अलग ही स्तर की थीं। वरिष्ठ दीक्षित आमतौर पर कई मंत्रों का संग्रह रखते थे और कठिन परिस्थितियों में सहायता के लिए विभिन्न बैकअप रणनीतियां अपनाते थे। इस ट्यूमर वाले दीक्षित के पास केवल भद्दा काइमेरा ही नहीं था, बल्कि वह घातक प्रकाश किरणें भी प्रक्षेपित कर सकता था। साथ ही उसके कंधों से लटकती ग्रे केप भी एक उन्नत जादुई उपकरण प्रतीत हो रही थी। लीना के पास, इसके विपरीत, केवल एक अन्य जादुई उपकरण था जिसे विक्रम जानता था, उसकी कलाई में काला ब्रेसलेट। ऐसा लगता था कि पिछले 2 महीनों में उसने भी 2 नए अंबर तत्वीय मंत्र सीख लिए थे। एक मंत्र उसकी उंगली से किरण के रूप में प्रकट होता था, जबकि दूसरा एक अंबर ऊर्जा गोले के रूप में। चूंकि उसे केवल 6 महीने पहले ही वरिष्ठ दीक्षित में पदोन्नत किया गया था, इसलिए ये लड़ाई जीतना उसके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता था। तुम्हारी प्रेमिका तो काबिले तारीफ है। वह माइकल, मृत्यु का अग्रदूत के खिलाफ अपनी पकड़ बनाए हुए है। मुझे लगा था कि लड़ाई जल्दी खत्म हो जाएगी, फया ने मुस्कुराते हुए कहा।
वरिष्ठ दीक्षित आमतौर पर वार्षिक मूल्यांकन शुरू होने से पहले ही यह अंदाजा लगा लेते थे कि कौन स्थान प्राप्त करेगा। माइकल, मृत्यु का अग्रदूत, अकादमी में वरिष्ठ दीक्षितों में सबसे शक्तिशाली माना जाता था। न केवल वह दुर्लभ नेक्रोमॉर्फिक जादू में माहिर था, बल्कि उसके काइमेरा भी एक घातक प्राणी था जो पीड़ा से अप्रभावित था। इसलिए वरिष्ठ दीक्षितों में शीर्ष 3 का अंतिम स्थान लगभग निश्चित रूप से माइकल के लिए था। लेकिन वर्तमान स्थिति कुछ और ही संकेत दे रही थी। जैसे ही विक्रम फैया की छेड़खानी का जवाब देने वाला था, मैदान पर अचानक हुए घटनाक्रम ने उसका चेहरा बदल दिया। लीना, जिसे मध्य दीक्षित के रूप में पागलबित तारांकन कहा गया था, ने वरिष्ठ दीक्षित बनते समय भी अपने असामान्य तरीकों को बनाए रखा था। माइकल अपने काइमेरा के साथ नज़दीकी और लंबी दूरी के युद्ध के बीच लगातार बदल रहा था, जिससे लीना के लिए पारंपरिक तरीकों से उसे हराना अत्यंत कठिन हो गया। फिर भी लीना कभी पीछे हटने वाली नहीं थी। उसकी बाईं हाथ में एक प्रज्वलित अग्नि गोला बन रहा था और उसकी कलाई में काले ब्रेसलेट में अंबर तत्वीय ऊर्जा इकट्ठी हो रही थी। लीना को दोनों मंत्र एक साथ सक्रिय करते देख माइकल सतर्क हो गया। सभी की अपेक्षाओं के विपरीत लीना ने जादुई चमक प्रकट होने के बाद मंत्रों को तुरंत नहीं छोड़ा। इसके बजाय उसकी कलाई के काले ब्रेसलेट से तेज रोशनी फैली। क्षणों में लीना एक तेज छाया बनकर माइकल के पास पहुंच गई। क्या? कई दीक्षित इस मोड़ को देखकर चौंक उठे। यहां तक कि तीनों काले जादूगरों ने भी अपनी नजरें लड़ाई की ओर मोड़ लीं। एक काले जादूगर ने, शायद पहले अंदेश द्वारा बनाई गई तनावपूर्ण स्थिति को हल्का करने के लिए, कहा, वह एक ही नहीं, बल्कि 2 मंत्र एक साथ कर रही है। नहीं, ठीक कहें तो 3। हालांकि वह अन्य 2 मंत्रों के लिए 2 जादुई उपकरणों पर निर्भर हो सकती है, लेकिन उसका ध्यान और मना पर सटीक नियंत्रण वास्तव में प्रभावशाली है, उसने प्रशंसा करते हुए कहा। जब काले जादूगर लीना की 3 मंत्रों को समन्वित करने की क्षमता पर चकित हो रहे थे, आचार्य अंदेश ने लीना के सामान्य तरीके को पहचान लिया। वह जानबूझकर माइकल के पास दूरी घटा रही थी ताकि प्रत्यक्ष निकट युद्ध में उसे चुनौती दे सके। एक अनुभवी जादूगर के रूप में, जिन्होंने अनगिनत लड़ाइयां देखी थीं, अंदेश समझ गए कि जब कोई जादूगर किसी दूसरे को बहुत करीब आने देता है तो परिणाम कितने खतरनाक हो सकते हैं। भले ही जादूगर शक्तिशाली तत्वीय ऊर्जा में माहिर हों, उनका शारीरिक काया अक्सर कमजोर होती है। ये जादू की दुनिया का एक ज्ञात और अचूक तथ्य है। कई अन्य पेशों के विपरीत जो निकट युद्ध में उत्कृष्ट होते हैं, अधिकांश जादूगर निकट रक्षा के लिए जादुई ढाल या बुलाए हुए जीवों पर निर्भर करते हैं। माइकल के पास काइमेरा था, लेकिन यह एक मूर्ख और कठोर प्राणी था। इतना ही नहीं, माइकल की हड़बड़ी ये दर्शा रही थी कि वह रक्षात्मक मंत्रों में पारंगत नहीं था। धमाका! एक विशाल अग्नि गोला फटा, उसके बाद लगभग 20 छोटे विस्फोट हुए। विक्रम ने 2 महीने पहले ब्लैक स्ट्रीट पर लीना के अद्यतन अग्नि गोला मंत्र को देखा था। विशाल अग्नि गोले ने माइकल के काइमेरा को जमीन पर गिरा दिया। जब तक वह उठता, अगले 20 छोटे विस्फोटों ने उसे पूरी तरह से स्थिर कर दिया। ये स्पष्ट था कि अग्नि तत्व विशेष रूप से काइमेरा के खिलाफ प्रभावी था। लीना ने मौके का फायदा उठाया और माइकल के पास की दूरी घटा दी। माइकल ने हताशा में घातक प्रकाश किरणें छोड़ीं। लीना ने एक को चतुराई से टाल दिया, लेकिन एक सीधे सिर पर लगी। जैसे ही माइकल अगला कदम उठाने वाला था, लीना पहले ही उसके पीछे स्थित थी। तेज और सटीक गति से उसने अपनी दाईं कलाई की अंबर ऊर्जा को माइकल के सिर की ओर निर्देशित किया। विशेष रूप से उसका लक्ष्य उसकी गर्दन के मोड़ में मौजूद ट्यूमर था। अचानक पंखों की आवाज से प्रशिक्षण मैदान गूंज उठा। 7 में से 2 गश्त करने वाले उल्लू सीधे लीना और माइकल की तीव्र लड़ाई पर झपट पड़े। अब पूरी तरह लीना के हाथ में होने के बावजूद माइकल के चेहरे पर गुस्सा और आतंक दोनों की झलक थी। ये स्पष्ट नहीं था कि उसका मनोवैज्ञानिक तनाव आ रहा खतरे से है या नेक्रोमो अफिक जादू के प्रभाव से। उसके 2 अतिरिक्त हाथों के जोड़ों से सड़न की बदबू फैली। तुम सोचती हो कि जीत गई? आओ मुझसे लड़ो, अगर हिम्मत है। मैं गारंटी देता हूं कि जैसे ही तुम हिलो, मेरी बोन केप का जहर तुम्हारे शरीर में फैल जाएगा। तुम्हारी लाश मेरी कीमती शिशु के लिए आज रात स्वादिष्ट भोजन बन जाएगी। माइकल ने चुनौती दी। सचमुच, माइकल के पीछे का केप हवा में तैरने लगा और लीना के संभावित बचने के रास्तों को अवरुद्ध कर दिया। थोड़े क्षतिग्रस्त शरीर के बावजूद, जो काइमेरा लीना के विशाल अग्नि गोले से गिरा था, अंततः अस्थिर स्थिति में खड़ा हो पाया। विक्रम उस प्राणी की अद्भुत दृढ़ता देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। फिर भी यदि माइकल की धमकी लीना को रोक पाती, तो वह पागलबित तारांकन की ख्याति पर खरी नहीं उतरती। जैसे ही माइकल ने अपनी बात खत्म की, लीना की कलाई पर चमकती अंबर ऊर्जा और भी तीव्र हो गई। अगले क्षण में उसकी कलाई से जेट ब्लैक किरणें निकलीं। माइकल कुछ ही पलों में छलनी होने वाला था। रुको!
विक्रम की आवाज अचानक मैदान के किनारे गूंजी।